इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, उसके बारे में हमने जान लिया था, उसका मीनिंग। ठीक है, आज हम देखेंगे सेकंड लॉ के बारे में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो, इसमें डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन भी चलेगी तुम्हारी, जो हम डेली लाइफ में करते हैं ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जेक्ट पड़ी है हमारे पास कोई, मैंने इस पर फोर्स लगाया। जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो हमें आगे को बढ़ते हुए दिखती है। तो इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि इसकी चेंज हुई क्या, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन होगा, ये हमने जाना हुआ है पहले ही। ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो सेकंड लॉ यही बोलता है, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होगा। तो यानी फोर्स लीड्स टू सम एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर्मूला वाइज देखूं कि सेकंड लॉ क्या बता रहा है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि F इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पे m क्या है, m इस ऑब्जेक्ट का मास है। क्या है, m इस ऑब्जेक्ट का मास है और a एक्सेलरेशन है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, जो हमने फोर्स लगाई है उसके ऊपर। यानी फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको। तो फोर्स की वजह से उसके अंदर क्या आ रही है, एक्सेलरेशन आ रही है। अब देखो, फोर्स एक क्या है, F क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये तीनों सिंपल सी चीज़ है। अगर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी यहाँ से, वैसे हमें पता है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे अच्छे से। अब देखो, अब मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ तुम्हें कि तुम डेली लाइफ से ऑब्जर्व करो, तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ी है, पहले उसको आराम से धक्का मारो एक, तो वो थोड़ा सा आगे जाएगी। फिर उस ऑब्जेक्ट को बहुत तेज़ी से धक्का मारो तो वो तेज़ी से आगे जाएगी। यानी जब तुम तेज़ धक्का मारोगे, उसमें तेज़ उसको फोर्स दोगे, ज़्यादा फोर्स दोगे, तो ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएगी। तो जितना ज़्यादा हमारा फोर्स होगा उतना ज़्यादा हमारा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, उसको इस तरह से देखते हैं। देखो, हम हमेशा वेक्टर्स को कैसे दिखाते हैं, हम हमेशा वेक्टर्स को दिखाते हैं एरोज से। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन एरो जो है ये दिखा रहा है फोर्स को, और जो पर्पल एरो है ये दिखा रहा है एक्सेलरेशन को। ठीक है, अब फर्स्ट वाले केस में देखो, फर्स्ट वाले केस में क्या है, फोर्स का जो एरो है उसकी लेंथ थोड़ी कम है। मतलब फर्स्ट वाले एरो को देखो, हमने फर्स्ट वाला एरो यानी फर्स्ट केस में हमने फोर्स लगाई तो हमारे पास एक्सेलरेशन आया इतना, सपोज इतना मैग्नीट्यूड है उसका। ठीक है, अब अगले केस में मैंने एरो थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, मतलब मैंने फोर्स थोड़ी बढ़ा दी है। अब मैंने फोर्स बढ़ाई तो मुझे एक्सेलरेशन भी ज़्यादा मिलेगा इस केस में। तो मैं जितना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। द मोर फोर्स द मोर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हैं, बस हमें उन्हें थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं अब किताब में, और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है, इससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। और ये मैंने यहाँ वेक्टर बना के प्रूव किया है, दिखाया है, तुम्हें प्रूव ना करके दिखाया है, विजुअली दिखाया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, हमारे सेकंड लॉ को डिफाइन करने का एक और तरीका, फर्स्ट तरीका तो ये होगा कि ड्यू टू फोर्स देयर इज सम एक्सेलरेशन इन द बॉडी और ऑब्जेक्ट। तो पहला तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका होता है जो मोमेंटम के टर्म्स में होता है, मोमेंटम के जो वर्ड है इनमें होगा, मतलब मोमेंटम का उसमें इस्तेमाल करेंगे हम, उसको डिफाइन हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो, मोमेंटम हमें पता है, पहले से हमने पढ़ा हुआ है। मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू mv। P इक्वल्स टू mv, P क्या है यहाँ पे, मोमेंटम है। M क्या है यहाँ पे, मास है। V क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है। ठीक है, P क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट किसका है, मास और वेलोसिटी का। मास यहाँ पे स्केलर है, वेलोसिटी यहाँ पे वेक्टर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो यानी मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये अच्छे से याद रखना है। अब मैं जब बोल रहा हूँ कि जो मेरा सेकंड लॉ है मैं उसको मोमेंटम की टर्म में डिफाइन करूँगा तो वो कैसे होगा। अब नॉर्मली मैं क्या लिख रहा हूँ, F इक्वल्स टू ma लिख रहा हूँ। सपोज मेरे पास ये बॉडी है, इनिशियली इसके पास इसकी स्पीड u थी। फोर्स लगाने के बाद मैंने इस पर फोर्स लगा दी। फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी जो होगी वो v हो गई। तो यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी तो v हो गई और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो गई। ठीक है,
तो अब अगर मैं जैसे F इक्वल्स टू एम ए लिख रहा हूँ, ए मुझे पता है अच्छे से, ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v माइनस यू अपॉन टी, ये पता है मुझे अच्छे से, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मैंने इसको लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब इस ए की जगह मैं ये वाली वैल्यू रखूँगा, तो मैं रखता हूँ F इक्वल्स टू एम, ए की जगह v माइनस यू अपॉन टी। अब मैं m को अंदर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाऊँ अगर, तो एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। एम वी क्या है, एम वी क्या है, एम वी है फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। जब बॉडी यहाँ पे है इस जगह पे, तो इस जगह पे जो भी इसका मोमेंटम है वो p फाइनल मोमेंटम है इसका, और इस जगह पे जो भी इसका मोमेंटम होगा वो p इनिशियल मोमेंटम होगा। तो एम वी क्या हो गया, p फाइनल, और एम यू क्या हो गया, p इनिशियल, यानी p फाइनल माइनस p इनिशियल, यहाँ पे p है ये, p इनिशियल अपॉन t। ठीक है, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन t, तो ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मैं फोर्स को एक तरीके से और डिफाइन कर सकता हूँ, वो क्या तरीका है, वो ये है जो आपको दिख रहा है सामने। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो F को मैंने क्या बोला अभी, F को मैंने बोला कि P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन जो भी टाइम हमारा उसमें काउंट हुआ होगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो फोर्स को या फिर सेकंड लॉ को डिफाइन करने का तरीका एक ये भी है, क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to the force applied on the body, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी बॉडी मैंने यहाँ पे ली थी, ये बॉडी थी, इस पे जितनी भी फोर्स लगा रहा हूँ मैं वो किसके इक्वल होगी, जो भी इस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आएगा फोर्स लगाने के बाद। ठीक है, तो जो भी इस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज उसका, उस मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज किसके इक्वल होगा, इस फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसमें देखो ब्लैक, ये आपको दिख रहा है ब्लैक में, तो मैं इसको अगर दिखाऊँ आपको, तो ये भी मैं एक तरह से यही लिखा है, जो फोर्स है ये किसके इक्वल है, ये dp बाई dt के इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है, dp बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी हम फोर्स को, सेकंड लॉ को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, हम सेकंड लॉ को F इक्वल्स टू dp बाई dt भी बोल सकते हैं और ma भी बोल सकते हैं।